नमस्कार साथियों, ह्यूमैनिटीज़ बाबा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के पहले अध्याय के भाग 2 का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने इस पाठ का पहला भाग नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देखने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हम दे पाएंगे। उन सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे सिलसिलेवार तरीके से मैंने लिख दिया है। इन सारे प्रश्नों के जवाब अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इन सारे प्रश्नों के जवाब आप दे पाएंगे। इन सारे प्रश्नों की परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैंने इन सारे प्रश्नों को यहाँ पे लिखा है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया। दूसरा प्रश्न है रजवाड़े से क्या अभिप्राय है। तीसरा प्रश्न है रजवाड़ों की समस्या बताओ। चौथा प्रश्न है रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की क्या भूमिका थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी। नागपुर अधिवेशन के बारे में विस्तार से बताइए। भाषा के आधार पर पहला राज्य जो आंध्र प्रदेश बनता है उसको विस्तार पूर्वक बताया है मैंने यहाँ पे। राज्य पुनर्गठन आयोग तथा इसकी सिफारिशें क्या थी। कश्मीर की रियासत के विलय में क्या दिक्कत आई। हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किस प्रकार हुआ और मणिपुर रियासत का विलय कैसे हुआ। इन सारे प्रश्नों का जवाब अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आप भली भांति अच्छे तरीके से दे पाएंगे। और एक बार आप इस वीडियो को देखते हैं तो फिर आपको पाठ जो है, आप पाठ को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इन वीडियो को देख लेते हैं तो आपको फिर दोबारा पाठ को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देखते हैं कि आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया ये देखते हैं। तो आज़ादी के प्रश्न में आप टाइटल देख रहे हैं, आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया। कारण क्या था? तो कारण ये था कि महात्मा गांधी देश में हो रही हिंसा से दुखी थे। जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, तो भारत पाकिस्तान का बंटवारे के साथ हमारा देश आज़ाद होता है और आज़ादी के समय बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही थी, लाखों लोग मारे जा रहे थे। इससे महात्मा गांधी जो है काफ़ी दुखी थे। वो उन दिनों कलकत्ता में थे। कलकत्ता में एक जगह है नावखली, वहाँ पे वो कलकत्ता में थे और कलकत्ता में जो हिंसा हो रही थी उसको रोकने की वहाँ पे अपील कर रहे थे। फिर गांधी जी जो है दिल्ली आए थे और दिल्ली से उन्हें पंजाब जाना था। 1948 में उन्होंने उपवास रखा था। उनके उपवास से हिंसा और तनाव कम हुआ। उन्होंने उपवास रखा और हिंसा ना करने की अपील की, हिंसा रोकने की अपील की, तनाव को कम करने की अपील की। और जब दिल्ली पहुंचे थे कोलकाता के बाद, तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी की 3 गोली मारकर हत्या कर दी। बिरला मंदिर से बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान उन्होंने 3 गोली मारी और गांधी जी की हत्या कर दी। तो यह जो है, यह तारीख जो है 30 जनवरी 1948 इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। और परीक्षा में सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस तारीख को नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या की या फिर किसने गांधी जी की हत्या की। ये भी पूछा जाता है कि आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया। तो इसका जवाब आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि गांधी जी जो है देश में हो रही हिंसा से काफ़ी दुखी थे और वो उन दिनों कलकत्ता में थे और हिंसा रोकने की अपील कर रहे थे। उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब आपको अच्छे से मिल गया होता। फिर भी अगर आपको इस प्रश्न में किसी प्रकार की समस्या है, शंका है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रजवाड़ों की समस्या बताओ। तो रजवाड़े जब हमारे देश में आज़ाद हुआ तो बहुत सारे रजवाड़े थे, लगभग 565 रियासतें थी और ऐसे में देश के टूट जाने का खतरा भी था, क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे। जो ब्रिटिश डोमिनेंस थे, ब्रिटिश का जिन रजवाड़ों पे अधिकार था, वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे और उनके पास यह पूरी तरह से अधिकार होगा कि वो या तो भारत में आ सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं या पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान कर दिया और अगले ही दिन हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने भी घोषणा कर दी कि वो स्वतंत्र रहेंगे। देश का टूटने का खतरा सामने आ रहा था। तो अगर आप देखा जाए तो भारत जब आज़ाद होता तो 565 रियासतें थी और ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती थी इन सारे रजवाड़ों को एकत्रित करके एकता के सूत्र में बांधकर एक अखंड भारत का निर्माण करना, एक संपूर्ण भारत का निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती। और ये चुनौती जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ली और पूरी अच्छे तरीके से जो है इसका समाधान भी किया। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की भूमिका क्या थी। पटेल जी की भूमिका, सरदार पटेल ने क्या भूमिका निभाई। तो देखते हैं, देश में रजवाड़ों की समस्या को देखकर ऐसा लगा जैसे देश टूट जाएगा, देश के कई भाग हो जाएंगे, देश बिखर जाएगा, देश टूट जाएगा। ऐसे बहुत बड़ी समस्या थी देश के सामने, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा रजवाड़े थे, बहुत सारे रजवाड़े थे। ऐसे में वल्लभ भाई पटेल ने अपनी समझदारी दिखाकर रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। सारे
रजवाड़ों से बातचीत करके, कहीं बातचीत करके तो कहीं सैन्य के मदद से, सेना के मदद से। जैसे कि हम जानते हैं कि हैदराबाद को सेना की मदद से भारत में शामिल किया गया ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, ऑपरेशन पोलो के चला के। वैसे उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को हिंदी में कहते हैं विलय पत्र, और इस पर सहमति पत्र पर, इसी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर भारत में इन सारे रजवाड़ों को विलय कर लिया गया। आइए अगला बिंदु देखते हैं, नागपुर अधिवेशन के बारे में विस्तार से बताइए। नागपुर अधिवेशन जो है 1920 में हुआ था। अगर प्रश्न पूछे कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ तो इसका जवाब सीधे हो जाएगा 1920 में हुआ। यहाँ कांग्रेस ने यह मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। वहाँ कांग्रेस के जो नेता थे उस अधिवेशन में उन्होंने ये बात मानी कि राज्यों का जब पुनर्गठन होगा आज़ादी के बाद, रीऑर्गेनाइजेशन जब होगा, वो भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा होगा। यानी जब देश हमारा आज़ाद हो जाएगा तो इंटरनल बाउंड्री जो होंगी, जो आंतरिक जो रेखाएं बनेंगी राज्यों की, जो सीमाएं बनेंगी, उनको भाषा के आधार पर किया जाएगा। आज़ादी के बाद स्थिति और माहौल आज़ादी के बाद स्थिति और माहौल बदला, देश का बंटवारा हो गया। यहाँ पे मैंने लगता है कि कोई गलत कर दिया है, यहाँ पे आप सही कर लें। आज़ादी के बाद स्थिति और माहौल से देश का बंटवारा हो गया। मतलब जब हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि भारत का बंटवारा हो जाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में, नेताओं को ऐसा लग रहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। और बहुत सारे नेता जो थे कांग्रेस के, उनका ये मानना था कि अगर देश का भाषा के आधार पर अगर उनकी सीमाएं को अगर बनाते हैं तो भाषा के आधार पर अगर ऐसा हो तो अव्यवस्था फैल जाएगी, इससे देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए सरकार कुछ फैसला लेने से डर रही थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि नागपुर अधिवेशन के बारे में विस्तार से बताइए तो नागपुर अधिवेशन में बस यही था कि राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, यह कांग्रेस ने मान लिया था। अब देखते हैं भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बनता है आंध्र प्रदेश, इसकी क्या कहानी थी, कैसे भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। तो पुराने मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध उठा, यानी कि तेलुगु भाषी जो लोग थे वो तमिल भाषी, जो तमिलनाडु उस समय जानते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये सब एक ही में थे, एक ही राज्य में थे। तो उस समय तमिल और तेलुगु ये दोनों को बंटवारे के लिए वहाँ पे पुराने मद्रास में तेलुगु भाषी लोगों ने विरोध उठाया। मद्रास में वर्तमान के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक राज्य शामिल थे। उस समय मद्रास में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक ये सारे राज्य आते थे। यह विशाल आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। ठीक है, तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश बनाया। तेलुगु भाषा जो बोलने वाले लोग थे उनके लिए एक अलग प्रदेश बनाया जाए, उसको आंध्र प्रदेश बनाया जाए। पोटी श्री रामुलु एक व्यक्ति थे जिन्होंने अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठकर और 56 दिन बाद, अनिश्चितकाल भूख हड़ताल के 56 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हिंसक आंदोलन होने लगते हैं, घटनाएं, लोग सड़क पर आ जाते हैं और विधायक जो है वहाँ के इस्तीफा दे देते हैं। अंत में नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश की मांग मानी और सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बनाया। तो फजल अली के नेतृत्व में, जो कि हमारे जज थे, उनके नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है, 1953 में बनाया जाता है। और यह जो राज्य पुनर्गठन आयोग इन्होंने 1956 में अपना रिपोर्ट दिया, ये हम आगे इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। आइए देखते हैं क्या इसका रिपोर्ट क्या था। राज्य पुनर्गठन आयोग तथा इसकी सिफारिशें, क्या सिफारिशें थी राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो पहली सिफारिश ये थी कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था, हम पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। इसने अपनी सिफारिशें में ये मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए। पहले 2 बार आयोग बना हुआ था, एक SVP आयोग के नाम से जानते हैं, जिसमें JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिटावी सीतारमैया, इन लोगों ने भी एक आयोग बनाया था जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं बनाने की बात हुई थी। लेकिन उस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर सीमाएं नहीं बन सकती, इससे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। लेकिन जब फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया तो उन्होंने ये बात माना कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर होना चाहिए। किन 4 रियासतों के विलय में दिक्कत आई। तो पहली रियासत थी कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये 4 रियासतें थी जिनको विलय करने में सरकार के सामने, वल्लभ भाई पटेल के सामने और देश के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब देखते हैं कश्मीर की रियासत के विलय में क्या दिक्कत आई। कश्मीर के राजा हरि सिंह इसे स्वतंत्र रखना चाहते थे। कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था और उसे अपने में शामिल करना चाहता था, और इसीलिए उसने घुसपैठियों को कश्मीर में
घुसपैठियों को भेजा और वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा होने लगी, औरतों के साथ गलत व्यवहार होने लगे। इसको देखते हुए वहाँ के राजा हरि सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी और इस शर्त पर मदद की गई कि कश्मीर जो है वो भारत में शामिल होगा। इसी शर्त पर भारत से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सेना को भेजा और भारतीय सेना ने बहुत ही मुस्तैदी से वहाँ पे लड़ाई लड़ी और कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, पाकिस्तान ने दबाव भी बनाया और कश्मीर में अपनी सेना भेज दी, यह सोच करके कि वहाँ के मुस्लिम जनसंख्या उनका साथ देगी। हम सभी जानते हैं कि कश्मीर में जो है ज़्यादा मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है और पाकिस्तान ने ये सोचा कि मुस्लिम जो जनसंख्या है वहाँ की कश्मीर की, वो साथ देगी पाकिस्तान की। फिर वहाँ के राजा ने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद की। इसी के साथ कश्मीर जो है रियासत को भारत में मिला लिया गया। तो फिर जब वहाँ पे कश्मीर में पाकिस्तान की सेना आती है तो वहाँ के राजा जो है भारत में मदद मांगते हैं और भारत से जब मदद मांगते हैं तो यहाँ के जो हमारे वल्लभ भाई पटेल वहाँ के गृह मंत्री जो थे हमारे, उन्होंने मदद की और भारत को कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया। कश्मीर को विशेष अधिकार भी दिए गए। भारत का रुख लचीला था, यानी कि भारत को कश्मीर को एक विशेष अधिकार दे दिया गया। हम जानते हैं आर्टिकल 370 के अनुच्छेद 370 के बारे में, वो जहाँ पे उसका अपना अलग संविधान था, अलग झंडा था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 वर्ष पूर्व इसे हटा दिया गया, धारा 370 को खत्म कर दिया गया है। अब कश्मीर भी जो है भारत का अभिन्न अंग है और भारत का, जैसे कि बाकी सारे राज्य हैं, कश्मीर भी वैसे ही एक राज्य तो नहीं लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखते हैं हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किस प्रकार हुआ। हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार होता था। हैदराबाद के जो निजाम थे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में आते थे। वो किसानों और महिलाओं का शोषण करता था। निजाम के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया और निजाम ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने गुंडे राजाकार भेजे। अब पूछता है कभी कभी राजाकार क्या है, तो निजाम के जो है एक गुंडे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन देखें तो निजाम के जो पर्सनल एक तरह से व्यक्तिगत जो उनकी सेना थी उसको राजाकार कहा जाता था। और वो इनको भेज के क्या करते थे कि पूरे शहर में अपना खौफ बनाते थे, पूरे हैदराबाद में, और वहाँ के लोगों को एक तरह से उनको कुचलने की, उनके आंदोलन को कुचलने का काम करते थे ये राजाकार बहुत सांप्रदायिक थे और गैर मुसलमानों का अपना निशाना। जो वहाँ पे जो गैर मुसलमान थे, जो हिंदू थे, उनको ज़्यादातर से क्या किया जाता था, हत्या की जाती थी, उनका बलात्कार किया जाता था, लूटपाट किया जाता था। अगला पॉइंट में हम देख सकते हैं कि राजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या बलात्कार पर उतारू हो गए। फिर भारत ने अपनी सेना भेजी, सेना ने उन्हें हरा दिया। इस प्रकार हैदराबाद को विलय हो गया, हैदराबाद का विलय हो गया और इसे हम अब ऑपरेशन पोलो के नाम से भी जानते हैं। और देखते हैं मणिपुर रियासत का विलय कैसे हुआ। मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह ने भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। मणिपुर के राजा कौन है, तो बोधचंद्र सिंह, इनका नाम याद रखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको अपने नोट्स में बना सकते हैं। नोट्स में बनाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपके परीक्षा आएंगे, इम्तिहान आएंगे, तो आप इस नोट्स को एक बार पढ़ सकते हैं और इस एक बार पढ़ने से ही आपके रिविजन हो जाएंगे और रिविजन होने के साथ आपके अच्छे अंक आएंगे। इसलिए आप मेरे नोट्स को अच्छे से लिख सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बदले में उसकी स्वायत्ता बरकरार रखने की आश्वासन दिया गया। तो जब मणिपुर के राजा ने बोधचंद्र सिंह ने विलय पत्र पर सहमति हस्ताक्षर कर दिए तो बदले में क्या किया गया, भारत ने उन्हें क्या की, थोड़ी उनकी छूट दी, स्वायत्ता बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां संभविक वयस्क मताधिकार का प्रयोग जून 1948 में किया गया। सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया था मणिपुर में। ये प्रश्न पूछता है बार बार कि सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रयोग कहाँ गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति, पहले तो 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष से जो भी व्यक्ति अधिक उम्र है वो उसके पास राइट टू वोट, यानी कि उसे वोट देने का अधिकार है। चौथा पॉइंट क्या है कि मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए। मणिपुर की जो कांग्रेस पार्टी थी वो चाहती थी कि मणिपुर का जो है विलय जो है वो भारत में हो जाए, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो नहीं चाहती थी मणिपुर का भारत में विलय हो। इसलिए मणिपुर का विलय भारत में हो गया, लेकिन आज भी हुआ, वहाँ की जनता जो है इससे खुश नहीं है। तो मणिपुर को भी भारत में शामिल कर लिया गया। कहीं रिफरेंडम के नाम पे शामिल किया, कहीं रेफरेंडम जनमत संग्रह के से शामिल किया गया, कहीं सेना के मदद से शामिल किया गया, कहीं ऑपरेशन पोलो चला के शामिल किया। तो इन सब कश्मीर को हमने कैसे शामिल किया, मणिपुर को कैसे शामिल किया भारत में, हैदराबाद को कैसे शामिल किया, जूनागढ़ को कैसे हमने विलय किया, तो ये सब हमने इस वीडियो में देखा। और इस तरह से ये चैप्टर जो है, पहला पार्ट जो है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौती